मेरा नाम अंजलि है। मैं नोएडा के पास एक छोटे से शहर से हूँ। मैं 30 साल की थी। मेरी एक बेटी थी जो 10 साल की थी और मेरे पति का नाम राकेश था। वह ऑटो चलाता था। मेरे पति हमेशा एक लड़का चाहते थे। लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि मैं अब मां नहीं बन सकती। बच्चा और मेरी जान इतनी बच गई कि मेरे पति ने सबके सामने कहा कि अब ये दोनों मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने जल्दी शादी कर ली क्योंकि मेरा एक बेटा होगा जो मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। लेकिन इस लड़की ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। अब मैं इससे छुटकारा पा चुकी हूँ और दोबारा शादी करूँगी। लेकिन 12 साल बीत गए लेकिन मेरे पति ने अभी भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ा क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी उन्हें अपनी बेटी से शादी नहीं करने देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक बहादुर आदमी के रूप में जाना जाता था। उसने अपना ऑटो बेच दिया और मैं घर पर सिलाई करके परिवार चलाता था। कभी कभी वह कहीं से कुछ पैसे लाता था लेकिन उसकी कोई स्थिर आय नहीं थी। स्वाभाविक रूप से अगर कोई अपनी बेटी की शादी करना चाहता है तो वह आय के बारे में पूछेगा और यह भी देखेगा कि उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक क्यों दिया। मेरी बेटी डिम्पल अब मेरी तरह बड़ी हो गई है। वह बहुत सुंदर, पतली और गोरी थी। वह हमारे परिवार की पहली लड़की थी जिसका रंग इतना गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत सीधी सादी थी। क्योंकि मैं हमेशा उसे अपने सीने से लगाकर रखता था और सोचता था कि मेरी एक ही बेटी है और मैं कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं निसंतान हो जाती। इसलिए मैंने उसे अतिरिक्त देखभाल से पाला। इससे वह अतिरिक्त सरल हो गया। उसे कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे लड़कियों के साथ खेलने नहीं दिया। इसलिए उसने किसी से दोस्ती नहीं की और उस पड़ोस की लड़कियों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया। मैं उसे शादी में नहीं ले गई। जब मेरी बेटी बड़ी हो गई तो मेरे पति उससे प्यार करने लगे बहुत। हालांकि पहले वह उसे डांटता था और कहता था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ रुक गई और मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं आ सका। मैं कहती थी कि यह मेरी बेटी की गलती नहीं थी लेकिन फिर भी वह उससे नफरत करता था। उसे डांटा, कभी कहीं नहीं ले गया और कभी उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ भी नहीं रखा। लेकिन एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मेरी बेटी के पास बैठा था और प्यार से उससे बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। मैं 2-3 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी हैरान दिख रही थी। उसने कुछ कहा और अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल लड़की पर बहुत प्यार आ रहा है। उन्होंने कहा, अब मुझे एहसास हुआ कि वह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। न्याय अपार वाला वह मेरी बेटी है और अब मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अब वह बड़ी हो रही है, 2 या 3 साल में उसकी शादी हो जाएगी और फिर वह हमें छोड़ देगी। लेकिन आपने इतने साल बर्बाद कर दिए कि हमारी कितनी सुंदर बेटी थी। जब वह छोटी थी तो वह आपको पापा पापा कहकर आपके पीछे दौड़ती थी और आपने उसे कभी नहीं पकड़ा। इससे मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैंने वास्तव में बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब लड़की बहुत छोटी थी तो मैं उसे उसके पिता के साथ अकेला नहीं छोड़ता, इससे पहले कि वह उसे नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब मुझे विश्वास है कि वह वास्तव में अपनी बेटी से प्यार करता है। आखिर में वह उसका अपना पिता था।
सौतेला पिता नहीं। हम कई दिनों तक ऐसे ही रोते रहे और पिता और बेटी उस समय को एक दूसरे के साथ बिताने में बहुत करीब आ गए, जो आजकल वे एक साथ नहीं बिताते थे। मुझे एक जगह नौकरी मिल गई, वहाँ एक सेंटर था, जहाँ मैं सिलाई का काम करती थी और घर पर सूट सिलकर अच्छा पैसा कमाती थी। लेकिन बीच में मेरा मन काम में लगता था। पहले मैं ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं सोचा कि पति घर पर है और बेटी का ख्याल रखेंगे। छोटी बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकी, लेकिन अब घर की स्थिति अलग थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा ही करती रहूंगी और हर दिन काम पर जाती थी। जब मैं दोपहर को वापस आती थी तो मेरी बेटी हर दिन खुशी से मुझसे कहती थी कि पापा आज यह लाए हैं, सुविधाजनक होना। आज हम घूमने निकले, लेकिन कुछ देर से मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही थी, बल्कि वो कहीं खो गई थी। मैंने कहा, आप आजकल पापा के साथ बाहर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, तो फिर आप मुझे बताते क्यों नहीं कि आप सारा दिन क्या कर रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, आप मजे कर रहे हो, कम से कम मुझे बताओ तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए खुश था, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। तभी मेरी बेटी बीमार हो गई। कभी कहती थी मेरी पीठ में दर्द है, कभी कहती थी मेरे पैर में दर्द है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने उससे कहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे पूरे गांव में केवल एक ही डॉक्टर है। उसने कहा कि लड़की बड़ी हो रही है, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। ज्यादा चिंता मत करो, दर्द की दवा और दूध दे दो, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आश्चर्य की बात यह है कि मेरे पति इन दिनों आम तौर पर खुश थे। उनका मूड काफी समय से अच्छा था। वह काफी समय तक मेरे साथ झगड़ा नहीं करते थे और पैसे घर ले आते थे, लेकिन मुझसे दूर रहते थे। हम अभी इतने बुरे नहीं हैं। अगर वह इतना खुश होता तो मेरे साथ कुछ प्यार बांट सकता था। उसने सारी जिंदगी मेरे साथ संघर्ष किया, लेकिन अब वह मुझसे ऐसे दूर रह रहा है जैसे मैं उसके लिए अजनबी हूँ। मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं इतनी व्यस्त थी कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने का समय नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हमें अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना होगा। मैंने कहा कि इसमें 1 या 2 साल लगेंगे रिश्ता ढूंढने के लिए, और शादी कम उम्र में होनी चाहिए। हम अभी जवान हैं और भगवान की कृपा से देखिए हमारी बेटी भी जवान हो गई है। हम उसे कोई नौकरी नहीं करने दे रहे हैं। जब उसे कुछ करने की इजाज़त नहीं है तो उसकी शादी कर लेने दीजिए। मेरे पति ने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी बहुत छोटी है, मैं कर लूँगा जब तक वह 20 साल की नहीं हो जाती। मैं उसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल बहुत ज़्यादा है, 18 साल ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी भी लड़की को तब तक शादी नहीं करनी चाहिए जब तक वह समझदार न हो जाए। उससे पहले शादी करना गलत है। मैंने कहा कि अगर किसी ने मेरे लिए ऐसा सोचा तो तुमने मुझे 16 साल की उम्र से ही प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अशिक्षित अज्ञानी लोग थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें सलाह देने वाला कोई नहीं था। हमारे माता पिता हमारे जैसे थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, इसलिए अब हम ऐसा निर्णय नहीं लेंगे। और हमारी केवल एक बेटी है। मेरे पति को ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो सारी जिंदगी उन्होंने मुझे इसके लिए डांटा कि मैं एक ही बेटी को जन्म दे पाई। फिर सब कुछ रुक गया। मैं इसका क्या करूं? इससे मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, खर्चा हो जाएगा और वो उसके घर चली जाऊंगी।
मेरे पति ने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन मैंने ये सोचकर उसे माफ कर दिया कि वह मेरी पति है, बेटी का पिता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा करेगा कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक सुबह मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी और फिर दोपहर तक उसकी बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं चौंक गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी ने कुछ ऐसा किया है जो होना नहीं चाहिए था। मैं अपनी बेटी को घर लाया और उसके चेहरे पर तमाचा मारा और उससे पूछा कि तुम किसके साथ रिश्ते में हो। वह मेरे पैरों पर गिर गई और रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मुझे लगा मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा है, मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई है और धरती के सारे पत्थर मुझसे टकरा रहे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया और 2 घंटे बाद बाहर आया। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। उसने कहा मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरी बात पर भरोसा करो। फिर रात को मैं अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाने लगी तो मेरे पति ने उससे कहा तुम यहाँ क्यों सो रही हो, उसका अपना कमरा है। मैंने कहा अब से यहीं सो जाओ। उसने कहा तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। मेरे पति ने कहा तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा मुंह क्यों बना रही हो। मैंने कहा मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को पकड़कर सो रही थी मेरी छाती पर और मेरी आंखों से अभी भी पानी बह रहा था। अगले दिन से मैंने काम पर जाना बंद कर दिया और घर पर फिर से सिलाई शुरू कर दी। मेरे पति ने कहा कि तुम काम पर क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा कि मैंने काम छोड़ दिया है। वह मेरी बातों से बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी नौकरी है, तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी। मैंने कहा हाँ मैंने छोड़ दिया और तुम्हें क्या परवाह है। मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मेरी बेटी बेहतर होने लगी। मैं घर पर काम कर रही थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर की स्थिति फिर से खराब हो गई। मेरे पति ने फिर से चीजें लाना बंद कर दिया। अब मैंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। एक रात मैं आराम से सो रही थी। मैंने पहले ही खाना बना लिया था और रसोई में छोड़ दिया था। मेरी बेटी ने मुझे बुलाया और कहा माँ आओ और खा लो। मेरे पति भी बाहर बैठे थे। हम सभी ने एक साथ खाना खाया और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मैं उठा और देखा कि मेरी बेटी मेरे बगल में नहीं है। मैं तुरंत उठा और बाथरूम में चला गया कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तभी मैंने एक सीन देखा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरे पति 4 पैरों पर बैठे थे। मैं कुछ देर तक देखती रही। उन्होंने कहा कि तुम पागलों की तरह क्यों दिख रहे हो। फिर उसने कहा कि सीधे उठो और यहाँ से चले जाओ। अगर उसने खाने में नींद की गोलियां न मिलाई होती तो मुझे कभी इतनी हल्की नींद नहीं आती। मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी बेटी कभी उठी थी। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसे होश नहीं था। मैं बहुत चिंतित हुआ और मन ही मन निश्चय कर लिया कि पड़ोस के एक पारसी को उसके बगल में बैठाऊंगा। मैं पड़ोस में गया और पान की दुकान से कुदाल ले आया। रात को पूरे मोहल्ले में बिजली नहीं थी, लेकिन सर्दी का मौसम था इसलिए सभी लोग आराम से सो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, माहौल एकदम शांत था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ऐसा लगा जैसे कोई पुलिस वाला या डाकू हो।
दरवाज़ा बहुत बुरी तरह से बज रहा था। मैं डर गया और दरवाज़ा न खोलने का फैसला किया। मेरी बेटी ऊपर गई और बोली, माँ क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं? आंगन क्यों खुला है और पिता कहाँ हैं? मैंने कहा, पापा कहने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी मुझे देखकर चिल्ला पड़ी। उसने कहा, ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या है? मैंने कहा, पागल, बाथरूम में गिर गई थी। बहुत जगह चोट लगी है और इसी वजह से यह मेरे कपड़ों पर लग गया। डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर कोई रिपीट नहीं कर रहा था। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और हमारा दरवाजा क्यों तोड़ रहा है? मैंने कहा, अपना सामान ले लो और बगल वाली आंटी के घर जाओ। जब तक मैं तुम्हें उठा न लूं, वहीं रुको। मैं बहुत डर गया और उसका कुछ सामान पैक करके उसे अगले दरवाजे पर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे अपनी सारी बचत और जमा पूंजी दे दी और उससे कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर जरूरत पड़े तो उसे कुछ दिनों के लिए कहीं भेज देना और यहाँ से ले जाना। तुम हमेशा कहते हो कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छी है, तो उसे अपनी बहू बनाकर रखो और हमेशा अपने साथ रखो। मेरी दोस्त को सब पता था। मैंने जो किया वह ये था कि वह एक वास्तविक दोस्त बन गई और वादा किया कि वह अपने बच्चे की तुलना में मेरी बेटी की बेहतर देखभाल करेगी। अब उसके पास मेरी बेटी थी और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग कहते रहे कि बहन दरवाज़ा खोलो, हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो वे दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी करने लगे। मैं डर गई थी, लेकिन डर अब दूर हो चुका था। मैंने अपने आंसू पोंछे। थोड़ी देर बाद दरवाजा टूटा और पुलिस और कुछ न्यूज चैनल वाले अंदर आए और आगे का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने आंगन खुला और वहां की मिट्टी गीली देखी तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। तब पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई और वहां जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं वहीं खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। महिला कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। उन्होंने पूछा कि लड़की कहाँ है। मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ झूठ बोला है। स्वाभाविक रूप से मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरी बेटी से सवाल करें और उसे बताएं कि मैंने क्या किया है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरे पति कहाँ थे। वह वहीं था जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसने जो किया वह वहीं था जहां होना था। पुलिस मुझे ले गई और हर कोई मुझे ऐसे ही देख रहा था, मानो मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, जैसे मैंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन उस जगह तक पहुँचने का कारण मेरे पति थे। कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा था। हर कोई मुझसे ऐसे डर रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं डायन हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा काम किया था। बगल के दुकानदार से भी पूछताछ की जा रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे मजबूत कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे घर पर कुछ काम चल रहा है। क्या मुझे पता था कि यह महिला ऐसा करेगी? अपने वकील की पत्नी के बारे में कहा कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुमने कभी भी रितेश अंकल के बेटे राज के बारे में बात नहीं की, जबकि तुम मेरी शादी चंचल के बेटे पराग से करना चाहती थी। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे कुछ याद न रहे। अदिति कहती है, माँ, मुझे पता था कि ये सब करने के पीछे आपके पास कोई कारण है,
मैंने अपने जीवन के इतने वर्षों में आप में कभी कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन माँ, मैं अपने पिता द्वारा किया गया वादा पूरा करना चाहता था। तभी राज आगे आया और हाथ जोड़कर बोला, आंटी, समय आगे बढ़ गया है, अब चीजें पहले जैसी नहीं हैं, हर कोई बेहतर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ की तबीयत इतनी खराब है कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि भगवान उन्हें आपके साथ किए गए कृत्य की सजा दे रहे हों। माँ को लकवा मार गया है, डॉक्टर ने कुछ समय दिया है, माँ की हालत बहुत खराब है, कृपया मेरे साथ आएं और माँ को उनकी गलती के लिए माफ़ कर दे, शायद वह अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिता सकें। मेरी बेटी की शादी राज से हो गई, अब मेरे पास ना कहने का कोई मौका नहीं था। मैं राज के साथ राज के घर गया और आदिति वहां पहुंची। मैंने देखा कि राज की मां कावेरी बिस्तर पर बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे माफ़ी मांग रहा हो। मैं उसके पास गया और कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है कावेरी, अब हमारे बच्चों की शादी हो चुकी है, उन्हें आशीर्वाद दो। ये सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू आ गए और वह रोने लगी। रितेश भाई साहब मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जब से कावेरी की तबीयत खराब होने लगी, भाभी को एहसास हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। भगवान उसे दंड दे रहे हैं। वह आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा था कि जब वह ठीक हो जाएगा तो आपके घर जाकर आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती गई और वह माफ़ी नहीं मांग सका आपको। एक दिन जब अद्रिति हमारे घर आई और उसने सब कुछ बताया तो मैंने खुद ही इन दोनों बच्चों की शादी कर दी। हमने आपको नहीं बताया क्योंकि हम जानते थे कि आप इन बच्चों से शादी करने के लिए कभी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था। मैं अपने दोस्त का वादा पूरा करना चाहता था। रितेश भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, मुझे लगता है कि मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। कृपया मेरी पत्नी को माफ़ कर दें और मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दें, जिन्होंने आपसे छुपकर शादी की है। मेरी बेटी खुश है, यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैंने रितेश भाई से कहा, सर क्या हुआ, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कावेरी को माफ़ कर दिया। मैंने अपना घर चला आया, लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने मुझे हिलाकर रख दिया। अदिति ने कहा, कावेरी का निधन हो गया। कावेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। अब मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही है और मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से मेरे पति का सपना पूरा हो गया है और कावेरी को भी उसकी गलती की सजा मिल गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको अगला अपडेट सबसे पहले मिले।